हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नित्रा। और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर नंबर 18 रहने वाला है, इसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। एंड लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। होपफुली आप जो लेक्चर है उसको पूरा देखेंगे। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पर, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेसनित्रा। हमारा हर जगह हैंडल है, सेम हैंडल है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी है वो successnitra@gmail.com। आपके जो सजेशन होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड इंडिया के बारे में, सबसे पहले देखने वाली बात है जो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और अगर हम बात करें जो इंडिया के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर क्यों है, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करें कुछ टर्म्स के बारे में, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अगर हम आज ही बात करें 2022 के अंदर, तो 17.8% ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का। एंड अगर हम बात करें 1951 की बात करें, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का जो संविधान था उस टाइम जब वो लागू हुआ, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर था वो करता था 55.4% के आसपास जीडीपी के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कंट्रीब्यूट करता था, जो भी घट के रह गया है 17.8% के आसपास। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर और जो आपका सर्विस सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा बूम किया है। इसका रीजन क्या है, देखिए जैसे मैं कहूँगा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फॉलिंग। जो एग्रीकल्चर का शेयर है हमारी जीडीपी के अंदर वो लगातार घटते जा रहा है। इसका रीजन है शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो आपका सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो आपका कंटिन्यूस बूम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और अगर आपको इंडस्ट्री सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है इसके बारे में आपको जानना है, प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर भी इसके लिए देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 54.5%, यानी कि लगभग 55% के आसपास, नेपाल के अंदर 93% और तंजानिया के आसपास जो 81% है, इनकी जो आबादी है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर हम मेनली यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कितना 54.5% लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के। ओके, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो कितना है, जैसे मैंने बताया 17.8%, यानी कि अगर हम इन रफ फिगर बात करें तो अराउंड 18% के आसपास जो इनकम है उस पर डिपेंडेंट है 55% पॉपुलेशन इंडिया की। इसी वजह से क्या होता है, देखिए जीडीपी कितनी है 18% शेयर है और पॉपुलेशन कितनी है 55%, यानी कि जो हमारी 18% इनकम है उस पर डिपेंडेंट है हमारी 55% पॉपुलेशन। इसी कारण से क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इतने अच्छे, मतलब हम जो है फूड ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हैं, हमारे यहाँ पे खेती अच्छी होती है, मानसून अच्छा आता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यू वगैरह के दौरान कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा गरीब क्यों है, तो उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। यानी 55% के आसपास जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन यहाँ पे जो इनकम है, इनकम सिर्फ 18% यहाँ से होती है हमारी जीडीपी की। और सेम क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आपकी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी मीन से यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, जापान है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, लेकिन वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बेटर देन इंडिया है। बेटर क्या, वो बहुत ज़्यादा मतलब अप लेवल पे। तो उसका रीज़न क्या है कि उनकी जीडीपी के अंदर जो 2% है, 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन वहाँ पे जो 2% लोग हैं वो ही डिपेंडेंट हैं उनकी जो आपकी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के। यानी कि 2% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है और 2% लोग ही उनकी पॉपुलेशन के जो डिपेंडेंट है। तो यानी कि जो आपका जो शेयर होता है हर एक इंसान के हिस्से में जो आता है वो आपका कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। यहाँ पे हमारे 55% लोग 18% इनकम पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे 2% लोग 2% इनकम पे ही डिपेंडेंट है। तो इस वजह से जो आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके अंदर जो फार्मर्स की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन है उस पर अभी तक कोई भी इनकम टैक्स का बर्डन नहीं है। और देन जो ये डाटा है, ये मैंने अपने यहाँ पे जितने भी डाटा आपको बताए हैं, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लेटर इस वीडियो को देख रहे हैं देन आप अपने उसी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सर्वे आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है इनको आप अपडेट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। यानी कि जो 19% ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है वो
एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए 2 सेक्टर होते हैं। अभी कोई इंटरव्यू होता है उसके अंदर पूछा भी गया था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके अंतर में इसमें आपका क्या अंतर है। देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके बारे में गवर्नमेंट के पास में कोई भी प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में गवर्नमेंट के पास में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। और जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसका है जो गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर डाटा होता है। यानी कि आपके जो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर आपके आ जाएंगे दिहाड़ी मजदूर आ जाएंगे, आपके रिक्शा चालक आ जाएंगे, आपके कोई रेहड़ी लगाता है, कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठा है, यानी कि जो ऐसे लोग जिनका कोई प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है। और अगर आप बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में कि कितने लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी बड़ी फर्म में ऑन रोल वो काम कर रहे हैं, जिनके बारे में प्रॉपर डाटा अवेलेबल है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो एग्रीकल्चर की बात करें कि उनका कोई प्रॉपर डाटा तो है नहीं कि खेत में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, हो सकता है वे 2 हो सकता है वो 100 हो। तो इसलिए बोलते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसका जो 90% हिस्सा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में वर्क कर रहा है, लगा हुआ है। इसी कारण से जो एग्रीकल्चर है वो बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर जो ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड है उसके अंदर 2.5% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। और जो इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहती है वो कौन कौन सी है, आपकी यूएसए है, सऊदी अरब है, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश। यूएसए के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान, नेपाल और फिर बांग्लादेश के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें फूड ग्रेन्स की, अगर हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स की तो यूक्रेन और जो आपका रशिया का वॉर चल रहा है उसी कारण से यूक्रेन और जो रशिया है इनको ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे वॉर होने की वजह से जो इतनी बेटर चीज़ें नहीं हो पा रही है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान है इंडिया की तरफ। तो अभी जो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड है वो और अच्छी तरीके से बूम होने वाला है। और एक डाटा आया था जो एक्सपोर्ट फिगर है, अगर हम उनकी बात करें, अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ है जो 1% बढ़ती है तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो बढ़ता है 0.5% और जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती है 0.7%। अगर एग्रीकल्चर हमारी ग्रोथ है 1% होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा वो 0.5% बढ़ेगा और जो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी वो 0.7% से हमारी जो नेशनल इनकम बढ़ जाती है। 1940 के अंदर में क्या हुआ था, 1940 के अंदर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने डिक्लेयर कर दिया PMF यानी कि प्राइवेट मूविंग फोर्स हमने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट फेल कर गई और मार्केट फेल होने के कारण से जो ये सेक्टर है ये भी फेल कर गया, मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था और जो गवर्नमेंट को लगाया नहीं। जब तक हम जो लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे उनकी हम इनकम नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो मार्केट है वो सपोर्ट नहीं करेगी इंडस्ट्री को। इसी कारण से जो गवर्नमेंट है उसने 2002 के अंदर में जो एग्रीकल्चर है उसको हमने प्राइम मूविंग फोर्स अपनी इकोनॉमी का डिक्लेयर कर दिया था। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ तब आपकी समझ में चीज़ें आएंगी। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ें हैं। ये लास्ट वाली लाइन जो लास्ट वाली आपकी है ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए 1940 में क्या हुआ, 1940 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आपका प्राइम मूविंग फोर्स होगा इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी को लेके चलेगा सेक्टर वो होगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन 2002 में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि नहीं भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर तब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा बूम नहीं करेगा, तब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोग हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बूम नहीं करेगा। और इसी कारण से 2002 के अंदर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डिक्लेयर करना पड़ा प्राइम मूविंग फोर्स। देखिए इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी क्या होगा इंडस्ट्री को, वो होता है आपका रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें कपड़ा उद्योग की बात करें, कपड़े की हमने इंडस्ट्री लगाई लेकिन उसको चाहिएगा क्या, उसको चाहिएगा रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिएगा, उसको चाहिएगा मान लीजिए कि कॉटन उसको चाहिएगा। तो कॉटन कहाँ से आएगा, वो आएगा एग्रीकल्चर से। अगर हमने लगा दिया ब्रेड का, हमने कोई इंडस्ट्री लगाई तो ब्रेड को क्या चाहिएगा, उसके लिए अनाज चाहिएगा, वीट चाहिएगा, अनाज कहाँ से आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अगर हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करना है तो उसके लिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा अच्छी तरीके से बूम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
इंडिया के अंदर इतना बड़ा मतलब शेयर होते हुए भी एग्रीकल्चर सेक्टर का, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लेयर हमारी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फिर भी जो आपका 66.1% जो आपका कल्टिवेटेड एरिया है, जो क्रॉप्ड एरिया है, वो अभी भी उनके पास में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ कहीं ना कहीं जो मानसून है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। इरिगेशन मतलब हो जाता है, आप बोल सकते हैं कि आपका जो पानी देते हैं पौधों को सिंचाई के लिए, सिंचाई की मतलब प्रॉपर फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अब समय है कि इंडिया को अपनी वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। जो इरिगेशन एफिशिएंसी है तो उसको भी हम कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास में सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा जो एग्रीकल्चर का शेयर है इकोनॉमी के अंदर उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और जो एग्रीकल्चर का शेयर है अगर ये इम्प्रूव होगा तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इम्प्रूव होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका एनडीए गवर्नमेंट है उसका लक्ष्य भी है कि 2022 तक हमको जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हमको डबल करना है। तो इसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और देखने की बात है कोविड-19 के अंदर में जब हर एक सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री आपकी नेगेटिव में ग्रोथ दे रही थी, उस टाइम एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जिसकी जो ग्रोथ रेट थी वो प्लस में थी। प्लस में 3.4% इसकी जो ग्रोथ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की 2020 और 21 के में रही थी। और वहीं पे जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें उन पर नेगेटिव ग्रोथ थी। नेगेटिव ग्रोथ कितनी परसेंट थी? 9.6% और 26% रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो माइनस में 9.6% था। और अगर आपकी सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की -26% है। सर्विस सेक्टर की है उसको माइनस में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, अपनी सर्विस लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा 3.4% की ग्रोथ इसने दी थी। यानी कोविड-19 जैसे मतलब सिचुएशन थी, इतनी रोस्ट सिचुएशन के अंदर भी एक सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ हमको दे रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट तो गवर्नमेंट को है। तो हमको चाहिए कि जो प्रॉपर इरिगेशन एफिशिएंसी है और जो वाटर प्रोडक्टिविटी है उस पर गवर्नमेंट है जो मिलके काम करे अच्छी तरीके से। तो मोस्ट ऑफली आपको ये चीज़ें होगी जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर थे उसके प्रॉपर जो डाटा है, कुछ मेन डाटा है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा वन लाइनर एग्जाम में, खरीफ, रबी और जो जायद, ये 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं। यहाँ से आपको एकदम डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि जो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर की, जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर होता है कब से कब तक चलता है? तो वो आता है जून से स्टार्ट होता है, वो होता है जुलाई से स्टार्ट होता है और वो जून तक चलता है। अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर का जो साल होता है वो कब से कब तक होता है, दैन जुलाई से वो स्टार्ट होगा और जून पे वो खत्म होगा। और इसमें बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं। पहला आपका आएगा खरीफ का, फिर आपका आएगा रबी का और तीसरा होगा आपका जायद का। जो खरीफ होता है, खरीफ कब तक चलता है? खरीफ चलता है आपका जुलाई से अक्टूबर तक। और इसका जो खरीफ सीजन है इसका आने का जो रीजन होता है वो साउथ वेस्ट या फिर समर मानसून आप कह सकते हैं। यानी कि जो आपका ग्रीष्म काल में जो फसलें होती हैं उनको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं खरीफ की जो फसलें होती हैं। इसके अंदर आपकी आ जाएगी शुगर केन आ जाएगी, राइस आ जाएगी, कॉटन आ जाएगी, ग्राउंड नट आपकी आ जाएगी। तो इनको बोल सकते हैं हम खरीफ की आपकी फसलें। अगर हम बात करें रबी की, जो रबी होता है, रबी की फसलें कब होती है? मतलब अक्टूबर में आपकी हो जाएगी खरीफ खत्म, तो अक्टूबर से जो मार्च तक चलेगा इनको बोलते हैं हम रबी की फसलें। और जो ये रबी सीजन है इसका आने का मेन रीजन है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर विंटर मानसून या फिर आप इसको रिटर्निंग मानसून भी आप इसको बोल सकते हैं। तो रिटर्निंग मानसून या फिर विंटर मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो आपकी जो रबी की क्रॉप्स है, रबी का सीजन आता है और इसकी जो मेन फसलें हैं वो आपकी होगी वीट होगी, आलमंड हो गई, मस्टर्ड हो गई, ये बहुत सारी इसकी मेन फसलें हैं। और आपका जो खरीफ और जो रबी है इनके बाद में, यानी कि एक ये हमारा हो गया खरीफ हो गया आपका जुलाई से लेके अक्टूबर तक, और अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक हो गया आपका रबी। अब जो मार्च से लेके और जुलाई के बीच का समय बना, यानी कि मार्च टू जून, ये जो समय बचा इसको बोलते हैं हम जायद फसलें, इनको बोलते हैं हम समर क्रॉप्स। इसके अंदर आपकी वाटरमेलन हो गई, कुकुम्बर हो गई, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, यानी कि जो शॉर्ट ऐसी फसलें जो ग्रो करने में बहुत ज़्यादा कम समय लेती है, तो उनको हम बोल देते हैं जायद क्रॉप्स। इनके अंदर वाटरमेलन, कुकुम्बर और फिर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम लेके जाना चाहते हैं तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा कि खरीफ सीजन कब से कब तक होता है, रबी सीजन कब से कब तक होता है और जायद सीजन कब से कब तक होता है। और इनकी जो मेन फसलें हैं आपके यहाँ पे जो हो सकती हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि हाँ यार खरीफ में राइस होता है, यानी कि राइस गर्मी में होता है, तो गर्मी में देख लीजिए अपने आसपास कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाएगा। आपने देखा कि यार रबी तो सर्दी की है, सर्दी में क्या होता है हम गेहूँ उगाते हैं, तो गेहूँ के साथ साथ हम और क्या उगाते हैं, तो देन ये बहुत सारी चीज़ें आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल के ले जाएंगे। तो आई थिंक खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो फूड फिलॉसफी है इंडिया की वो कैसी है। जो फूड फिलॉसफी है इंडिया की उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से? आपका फेज 1,
फेज 2 और आपका फेज 3। अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 जो आज़ादी के बाद के हमारे जो 3 डिकेड है, यानी कि 3 डिकेड का मतलब एक डिकेड होता है आपका 10 साल का, यानी कि अगर हम आज़ादी के बाद के 30 साल की बात करें तो उसके अंदर जो इंडिया का मेन फोकस था वो क्या था? इंडिया का मेन फोकस था आपका कि हमको फिजिकल एक्सेस ऑफ फूड लेके आना है, यानी कि हमारे पास में जितने लोग थे, एक समय की बात ऐसी थी हमारे पास में पॉपुलेशन ज़्यादा थी और हमारे पास में खाने के लिए जो फूड था वो कम था, और जो हम थे फूड जो है वो यूएसए से हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया करते थे अपनी कंट्री के अंदर में। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब भी आपकी फूड शॉर्टेज की बात आती है तो कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम दिमाग में बिल्कुल आ जाता है कि इन्होंने इंडिया के लोगों को बोला था कि कोई बात नहीं, आप एक टाइम पे अपना फास्ट रखना शुरू कर दो। दुनिया मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब बदतर थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप अगर हो सके तो दिन के अंदर एक समय आप खाना मत खाइए, क्योंकि इंडिया के पास में इतना ज़्यादा फूड नहीं है कि हम अपने लोगों को खाना खिला पाएँ। तो ये आ जाता है आपका। तो मेनली यही बात है आपको बताने की, जो फेज 1 में मेन फोकस था आपका फिजिकल एक्सेस ऑफ फूड को आपको इंडिया के अंदर लेके आना था, यानी कि इंडिया के पास में सफिशिएंट फूड होना चाहिए। इंडिया ने ये किया भी। इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हो गया था 1980 के एंड तक फूड की बात में, यानी कि फूड की अगर हम बात करें 1980 के एंड तक इंडिया के पास में सफिशिएंट फूड था कि अपने लोगों को वो अच्छे से खाना खिला सके। वो इसका जो इसके सक्सेस के पीछे जो मेन रोल था वो किसने प्ले किया था? वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। जब ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आती है तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे आपके संबंधित है? आपका फूड प्रोडक्शन, यानी कि आपका वीट से संबंधित है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके अंदर क्या किया गया था कि आपके जो हाई यील्डिंग सीड हैं, यानी कि उच्च उत्पादकता के जो बीज थे उनको यूज़ किया गया था, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया था, बेटर मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो फर्टिलाइजर्स वगैरह था उनको अच्छे तरीके पे यूज़ किया गया था और अच्छी वैरायटी के जो बीज थे उनको यूज किया गया था इसके अंदर में। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है सीधे वन लाइनर में या फिर किसी एग्जाम में से पूछ लिया जा सकता है कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे वो कौन थे? आपके MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही इंडिया कैपेबल हो पाया था, सेल्फ सफिशिएंट हो पाया था अपनी कंट्री में फूड के रिगार्डिंग। तो आपको जो मेन फर्स्ट पेज की बात करें तो फर्स्ट पेज में मेनली यही चीज़ है कि इंडिया के जो मेन स्ट्रगल था कि हमारे पास में फिजिकल एक्सेस ऑफ फूड नहीं था और उसी को हमने अचीव किया था। अब हम बात करें फेज 2 के बारे में। फेज 2 में मेनली हुआ क्या था, मैं आपको इन ब्रीफ बता देता हूँ कि इंडिया ने के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, ग्रीन रिवोल्यूशन आपका सक्सेस कर गया था और इंडिया के पास में मतलब जो फूड था वो एक्सेस में था, यानी कि बफर स्टॉक था इंडिया के पास में फूड का। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो भूख से मर जा रहे थे। कुछ स्टेट्स के अंदर जो लोग थे वो भूख से मर जा रहे थे, मतलब उनकी देखिए when India have more than 3 times buffer stock and of food grains, but in several states people are dying lack of food। यानी कि इंडिया के पास में बफर स्टॉक था भी, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, उनको फूड नहीं मिल पा रहा था। और इसका मेन रीज़न था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, हम अच्छे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, अच्छे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं और हम अच्छे मतलब वैरायटी के बीज यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से जो फूड की थी वो कॉस्ट बढ़ रही थी। और जो इंडिया के लोग थे, कुछ उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो इस खाने को वो खरीद सकें। और ये कंडीशन थी आपकी 2000 की। और इस समय इंडिया का बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ा गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कि कह रहे थे कि इनको ये बोलते हैं कि हमारे पास में बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का और फिर भी इनके लोग खाने की कमी से मर जा रहे हैं। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा। एक PIL फाइल की गई थी यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के द्वारा, PUCL के द्वारा, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के द्वारा एक PL फाइल की गई थी। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आपका कहीं ना कहीं सीन में आया था। फूड एंड फॉर वर्क प्रोग्राम चला गया था। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मतलब क्या था कि काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, इसको हम लेके आए थे, यानी कि हम जो है रूरल एरिया में अच्छे से लोगों को फूड प्रोवाइड करा सकें। और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हायर सब्सिडी भी दी थी, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो आपका रेवेन्यू था, गवर्नमेंट का जो उस पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। गवर्नमेंट ने हायर सब्सिडी दी ताकि जो फूड है वो लोगों तक प्रोवाइड हो सके, उनको कहीं ना कहीं हम रेट कम कर सके। लेकिन हुआ क्या कि ठीक है गवर्नमेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास में एक समय में तो फूड का एक्सेस था, लेकिन साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही थी। और इसी कारण से कहीं ना कहीं दोबारा हम उस स्टेज की तरफ जा रहे थे जहाँ पे हमारे पास में फूड ग्रेन्स की कमी होने वाली थी।
तो अगर हम फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 के अंदर मेन चीज़ क्या थी, हमने एक्सेस कर लिया था फूड का, हमारे पास में अच्छे से फूड था, लेकिन जो वो फूड था वो हम जो लोगों की नीड थी, जो नीडी पीपल थे, उन तक हम नहीं पहुँचा पा रहे थे, और इसी वजह से हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हमारी सीन में आया था, उसको चलाया गया था। और अगर हम बात करें फेज़ 3 के बारे में, फेज़ 3 में क्या हुआ, 1980 के बाद से जब जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो सक्सेस हो गया, जो वर्ल्ड एक्सपर्ट थे उनको पता लगा यार हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो फूड है वो तो एक्सेस में प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें हम यूज क्या कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इन्वॉल्व हो गया, इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, और जो ये चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रही थी। यानी कि जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन था वो था बढ़िया, हमने अच्छे से मतलब जो फूड का एक्सेस है वो बढ़ा लिया था, प्रोडक्शन हमने बढ़ा लिया, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं था। तो अब नीड क्या थी कि जो हमारा जो ऐसा हम प्रोडक्शन करें जो हमारा इको फ्रेंडली हो, और ये इको फ्रेंडली ना होने के कारण ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब जो ये प्रोडक्शन था हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से बढ़ा था, इसी कारण से जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसको हमने डिक्लेयर कर दिया था इकोलॉजिकली अनटेनेबल, यानी कि जो हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा डाल रहा था। तो वर्ल्ड ने 1980 के बाद में शुरू किया कि अब हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमको मूव करना होगा। उससे हुआ क्या कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वो हम ना कर पाए। तो अब इंडिया के सामने न्यू चैलेंज निकल के आया कि हमको फिजिकल एक्सेस ऑफ फूड भी देना है, यानी कि हमारे पास में प्रॉपर सेल्फ सफिशिएंट फूड के अंदर रहना है, और हमको जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हमको बढ़ाना है। तो मेनली 3 फेज थे। फेज 1 की हमने बात करी तो इसके अंदर इंडिया का जो मेन चीज़ थी वो हमारा जो है फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हमको होना था। फेज 2 की बात करें कि हमको जो है जो नीडी पीपल्स हैं उन तक फूड को पहुंचाना था एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर, यानी कि हमको जो प्राइस है उनको कंट्रोल करना था। और अगर हम फेज़ 3 की बात करें तो फेज़ 3 जो अभी चल रहा है इसके अंदर मेनली जो बात की जाती है जो हमारा जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं हमको जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो हमको इंक्रीज करना है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या ग्रीन फार्मिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी हम बात यहाँ पे करते हैं। तो देन बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस नेत्रा पे, हमें टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा जो चैनल है वो है सक्सेस नेत्रा के नाम पे टेलीग्राम पे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।